नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम चालू करने जा रहे हैं भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। हमारा काम पहले है दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक याद करना और बाद में एक एक अनुच्छेद को डिटेल करना। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 11 को याद किया था। इससे पहले एक रिवाइज देख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र। भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा या स्वदेशी भूमि द्वारा। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। आज हम चालू करने जा रहे हैं दोस्तों भाग 3। तो भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 हम याद करेंगे और याद जब हम कर लेंगे दोस्तों अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक, उसके बाद हम उसका डिटेल करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भाग 3 के अनुच्छेद। ध्यान दीजिए, भाग 3 में दिया गया है दोस्तों मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमें आर्टिकल पकड़ना है दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। लेकिन मौलिक अधिकार के जो प्रमुख आर्टिकल है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32। मतलब मुख्य तौर पर जो मौलिक अधिकार दिया गया है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32। इसके अतिरिक्त जो यहां पर आर्टिकल है 12, 13, इसके अतिरिक्त 33, 34, 35, ये सभी दोस्तों सप्लीमेंट्री आर्टिकल्स है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है ये समझिए। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार कहलाता है दोस्तों मौलिक अधिकार। भारत के नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। या इसे हम इस वे में समझ सकते हैं दोस्तों, भारत के नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक विकास हेतु भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत के नागरिकों को तथा विदेशी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है दोस्तों, ये भारत के संविधान द्वारा किया जाता है। अर्थात भारत का संविधान भारत के नागरिकों को तथा व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर दोस्तों हमने देखा कि व्यक्ति दो प्रकार का होता है। एक पकड़ना है दोस्तों केवल भारतीय नागरिक। ध्यान दीजिएगा, केवल भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक का मतलब होता है जिनके पास भारत की नागरिकता विद्यमान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास भी भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया है दोस्तों, वो कहलाएंगे भारतीय नागरिक। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं दोस्तों दूसरा पैरामीटर, ये है दोस्तों व्यक्ति। आप ध्यान दीजिए, जब मैं बात करूंगा व्यक्ति की, तो व्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों भारतीय नागरिक। ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक। भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों व्यक्ति की, तो इसका मतलब होता है भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक। लेकिन ये मैंने लिखा है दोस्तों केवल भारतीय नागरिक। अब समझिएगा, अर्थात मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ दोस्तों विदेशी नागरिकों को भी प्रदान
किया जाता है और यह प्रदान किया जाता है दोस्तों भारत के संविधान द्वारा। यह प्रदत्त किया जाता है दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक रिवाइज देखते हैं। भारत के नागरिक तथा व्यक्तियों को, भारत के नागरिक तथा व्यक्तियों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के नागरिक तथा व्यक्तियों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक विकास हेतु भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात यहां पर मैंने लिखा है दोस्तों केवल भारतीय नागरिक। ध्यान दीजिए, हमें मौलिक अधिकार पढ़ना है दोस्तों मुख्य तौर से अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक, लेकिन कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार प्रदत्त किया गया है दोस्तों, तो यह है दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा, केवल भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अर्थात इन 5 अनुच्छेदों में जो मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं दोस्तों, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को किए गए हैं, जबकि ये 5 मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्रदत्त नहीं किए गए हैं। ध्यान दीजिए, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक जितने भी मौलिक अधिकार है, इन 5 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार दोस्तों, शेष मौलिक अधिकार अर्थात शेष अनुच्छेद जो है दोस्तों, ये प्रदत्त किए गए हैं व्यक्तियों को। तो यहां पर व्यक्ति से तात्पर्य है दोस्तों भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक, अर्थात भारतीय नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा समस्त मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, लेकिन विदेशी नागरिकों को ये 5 मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 प्रदत्त नहीं किए गए। अर्थात ये 5 मौलिक अधिकार अर्थात ये 5 अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ प्रदत्त किए गए दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए, भारत के नागरिक तथा व्यक्तियों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये 5 अनुच्छेद जो सिर्फ और सिर्फ प्रदत्त किए गए दोस्तों भारतीय नागरिकों को, अर्थात ये विदेशी नागरिकों को प्रदत्त नहीं किए गए। लेकिन इन 5 अनुच्छेदों को छोड़कर शेष अनुच्छेद व्यक्ति अर्थात भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों को प्रदत्त किए गए। ध्यान दीजिए, हम आगे में दोस्तों ये अनुच्छेद को याद करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 15 है सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता, अनुच्छेद 19 विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि के संरक्षण का अधिकार है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि के संरक्षण हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार है। अर्थात ये 5 अनुच्छेद कहलाएंगे दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिक अधिकार। तो ये 5 अनुच्छेद कहलाएंगे दोस्तों नागरिक अधिकार। ये नागरिक अधिकार का मतलब होता है दोस्तों ऐसे मौलिक अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रदत्त किया गया है भारत के संविधान द्वारा। ये 5 अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को प्रदत्त नहीं किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 13 में लिखा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 13 में लिखा गया है मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है दोस्तों मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 13 में लिखा गया है दोस्तों
मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा, जिससे यह बात स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार का यदि राज्य के द्वारा हनन किया जाएगा दोस्तों, तो इसमें संरक्षण का कार्य करेगा सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, भारत में मौलिक अधिकार की जो अवधारणा आई है दोस्तों, यह अवधारणा प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों मौलिक अधिकार, अर्थात भारत में मौलिक अधिकार की जो अवधारणा आई है, यह आई है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार जो होता है, यह राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है, अर्थात राज्य आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं दोस्तों जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त किए गए हैं, अर्थात सामान्यतः मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार जो कि व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त किए गए हैं, उसको देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला पकड़ते हैं दोस्तों, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार। ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त किए गए हैं? ध्यान दीजिएगा, इसे पकड़ना है दोस्तों अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये 4 ऐसे आर्टिकल हैं दोस्तों जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी अनुच्छेद हैं वो किए गए हैं राज्य के विरुद्ध। तो राज्य के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार, राज्य के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार है दोस्तों इनके अतिरिक्त, अर्थात शेष अनुच्छेद को दोस्तों राज्य के विरुद्ध प्रदत्त किया गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहां मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों राज्य, यहां पर राज्य का क्या मतलब है, यहां पर राज्य का क्या मतलब है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, राज्य को हम पढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 12 में दिया गया है दोस्तों राज्य। ध्यान दीजिएगा, भारत के नागरिक तथा विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करेगा दोस्तों राज्य, तथा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार है 15(2), 17, 23 और 24। लेकिन राज्य के विरुद्ध इसके अतिरिक्त जितने मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये राज्य के विरुद्ध दिए गए, अर्थात मौलिक अधिकार का हनन कौन करता है? राज्य। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया है कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर है जो भारतीय नागरिक तथा विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन कर सकता है। तो राज्य के अंतर्गत हम अनुच्छेद 12 में पढ़ेंगे दोस्तों राज्य की परिभाषा, जिसके अंतर्गत आता है दोस्तों केंद्र का मतलब होता है केंद्र सरकार तथा संसद। राज्य का मतलब होता है दोस्तों राज्य सरकार तथा राज्य विधान मंडल। स्थानीय प्राधिकारी, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों नगरीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था। चौथा है दोस्तों अन्य प्राधिकारी, मतलब ऐसी संस्थाएं जो सरकारी हो या सरकार के द्वारा जिन्हें अनुदान प्रदान किया जाए, ये संस्थाएं कहलाते हैं दोस्तों अन्य प्राधिकारी। तो ये 4 पैरामीटर, केंद्र, राज्य, स्थानीय प्राधिकारी तथा दोस्तों अन्य प्राधिकारी, ये चारों आते हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, जिनके द्वारा नागरिक तथा विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है। तो इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 12 को याद करेंगे। ध्यान दीजिए, तो यहां पर दोस्तों व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार है 15(2), 17 और है दोस्तों आपका 23 और 24। 15(2) में लिखा गया है दोस्तों किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति,
धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता। 17 है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। 23 है दोस्तों मानव दुर्व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित। अनुच्छेद 24 है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित। इसको दोस्तों अभी हम अनुच्छेद में याद करेंगे, तब आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, भारत का संविधान लागू हुआ है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, तब मौलिक अधिकार की संख्या थी दोस्तों 7, लेकिन वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार, जो कि एक पहले मौलिक अधिकार था, इसे रिपील्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अर्थात वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है दोस्तों 6। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भारत के संविधान के द्वारा कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार। तो देखते हैं दोस्तों भारत के संविधान द्वारा कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार। दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा पहला मौलिक अधिकार दिया गया है दोस्तों समानता का अधिकार। इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। दूसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। इसको पकड़ना है दोस्तों अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। चौथा मौलिक अधिकार पढ़ना है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार है दोस्तों संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, इसे हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों छठवां मौलिक अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत रिपील्ड कर दिया गया है दोस्तों, समाप्त कर दिया गया है। यह था संपत्ति का अधिकार। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको पढ़ना था दोस्तों अनुच्छेद 31 में, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। यह है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। और छठवां पकड़ना है दोस्तों, जो पहले होता था 7वां, अब हो गया है दोस्तों 6वां, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 32। यहां पर देखिए मौलिक अधिकार पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32। इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद दिया है दोस्तों वो सप्लीमेंट्री आर्टिकल्स है। ध्यान दीजिए, भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिक तथा व्यक्तियों को 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं दोस्तों। पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार 29 व 30, संपत्ति का अधिकार 31, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यह है दोस्तों 6 मौलिक अधिकार। तो हमने देखा दोस्तों क्या पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, भारत के नागरिक तथा व्यक्तियों के सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक तथा आर्थिक विकास हेतु भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के नागरिक तथा व्यक्तियों को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत में मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 13 के तहत होता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को
यहां पर भारत का मौलिक अधिकार प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। केवल नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। इसके अतिरिक्त जो भी मौलिक अधिकार है दोस्तों वो व्यक्तियों को प्रदत्त है, अर्थात भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को। जो मौलिक अधिकार होता है दोस्तों, सामान्यतः मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार जो दोस्तों केवल व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त किए गए हैं, यह है दोस्तों 15, 2, 17, 23 और 24। इसके अतिरिक्त शेष अनुच्छेद राज्य कृत्यों के विरुद्ध प्रदत्त किया गया है। राज्य की परिभाषा हम देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 12 में, जिसके अंतर्गत आता है केंद्र, राज्य, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ध्यान दीजिएगा, भारत में संविधान द्वारा कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार 23वां 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार 29वां 30, संपत्ति का अधिकार 31, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये जो 6वां मौलिक अधिकार है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये उपरोक्त 5 मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज हम अनुच्छेद 12 को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। अनुच्छेद 12 को याद करेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर अब अनुच्छेद 395 तक याद करेंगे और बाद में उसका डिटेलिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं याद करना अनुच्छेद 12 से। तो देखिए दोस्तों, भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, भाग 3 है मौलिक अधिकार। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार। इसमें हमें पकड़ना है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम याद करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 12। सबसे पहले हम याद करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 12। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 12 में लिखा गया है दोस्तों राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में लिखा है दोस्तों राज्य की परिभाषा। यहां पर जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा वर्णित है दोस्तों, ये केवल और केवल दोस्तों भाग 3 में लागू है। केवल भाग 3 में लागू है दोस्तों, इसके अतिरिक्त किसी भाग में लागू नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां राज्य का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। यहां पर अनुच्छेद 12 में लिखा है दोस्तों राज्य की परिभाषा, जो केवल और केवल भाग 3 में लागू है। राज्य का मतलब है दोस्तों जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार का, नागरिक तथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, राज्य की परिभाषा को समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, राज्य के अंतर्गत दोस्तों 4 पैरामीटर लिया गया है। राज्य के अंतर्गत दोस्तों पहला पैरामीटर है केंद्र, और केंद्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों पहला केंद्र सरकार। केंद्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों पहला केंद्र सरकार। दूसरा आएगा दोस्तों संसद, अर्थात केंद्र सरकार व संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा भी दोस्तों भारतीय नागरिक तथा विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है। इसीलिए इसे रखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा। तो राज्य का पहला मतलब है दोस्तों केंद्र, केंद्र मतलब केंद्र सरकार व संसद। दूसरा पकड़ना है दोस्तों आपका है राज्य। यहां राज्य का मतलब है दोस्तों स्टेट्स से, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसा। राज्य के अंतर्गत आएगा दोस्तों राज्य सरकार। राज्य के अंतर्गत पकड़ना है दोस्तों राज्य सरकार तथा राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल इसे लिया गया है दोस्तों राज्य परिभाषा के अंतर्गत, अर्थात राज्य के द्वारा भी दोस्तों भारत के नागरिकों के तथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है। इसके बाद लिया गया है दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी। इसके बाद लिया गया है दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत पकड़ना है, पहला पकड़ते हैं दोस्तों नगरीय निकाय। पहला पकड़ना है दोस्तों नगरीय निकाय।
दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय के अंतर्गत हम पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ेंगे दोस्तों, पहला आपका नगर, पहला पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, नगर निगम, पहला पकड़ते हैं दोस्तों नगर निगम। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, और इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों नगर पंचायत। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद पकड़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों जिला पंचायत, जिला पंचायत। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, और इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों ग्राम पंचायत। अर्थात स्थानीय प्राधिकारी को दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत लिया गया है, अर्थात इनके द्वारा भी दोस्तों नागरिकों के तथा विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है। इसके बाद चौथा पैरामीटर देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चौथा पैरामीटर देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, यहां पर अन्य प्राधिकारी का मतलब है दोस्तों ऐसी कोई भी संस्था या संस्थान जो सरकारी हो या सरकार के द्वारा प्रदत्त अनुदान के द्वारा चलाए जाते हैं। ध्यान दे दोस्तों, अन्य प्राधिकारी से तात्पर्य है कि सरकारी संस्थाएं तथा ऐसी कोई भी संस्था जिसको सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है वो आएगा दोस्तों अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत। अर्थात इन सभी संस्थाओं के द्वारा भी भारत के नागरिक या विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों आईओसीएल। इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों एचपीसीएल, बीपीसीएल। इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों आपका, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, पीएससी राज्य सेवा आयोग। इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों कोई भी सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। तो इसके अंतर्गत समाहित किया गया है दोस्तों विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय। ये सभी संस्थाएं आएंगी दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है जिसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो यह है दोस्तों न्यायालय, ये पकड़ना है दोस्तों आपको, न्यायालय। न्यायालय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और न्यायालय। इसके अतिरिक्त दोस्तों किसी भी निजी संस्थान को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। किसी भी निजी संस्थान को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। जैसा हम कह सकते हैं दोस्तों निजी महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय, या हम कह सकते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत निजी बैंक, निजी महाविद्यालय, निजी बैंक। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, इनको दोस्तों आपके रखा गया है दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसे भी रखा गया है दोस्तों राज्य परिभाषा के अंतर्गत। लेकिन किसी निजी बैंक जैसे कि आईसीआईसी, इसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है दोस्तों कि 4 प्राधिकारी, पहला केंद्र सरकार तथा संसद, राज्य सरकार तथा राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्था, अन्य प्राधिकारी, ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार द्वारा चलाई जाए या सरकार के द्वारा प्रदत्त अनुदान के द्वारा चलाई जाए, ये सब आएगा दोस्तों अन्य प्राधिकारी में। जैसे भारतीय रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य पीएससी, आपका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा, ये सभी आते हैं दोस्तों राज्य परिभाषा के अंतर्गत। अर्थात इनके द्वारा मौलिक अधिकार का हनन
किया जा सकता है और इसका संरक्षण करेगा दोस्तों अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन यहां पर दोस्तों किसी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो यह याद रखना है आपको, न्यायालय, एनसीईआरटी, निजी संस्था, निजी महाविद्यालय, निजी बैंक जैसे कि आईसीआईसी बैंक, यहां पर न्यायालय को क्यों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है? क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दिमाग में रखने वाली बात यह है दोस्तों कि न्यायालय अनुच्छेद 13 के तहत, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 13 में लिखा गया है मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अर्थात यहां पर न्यायालय जो है यह मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है, इसलिए इसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अर्थात न्यायालय भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेगी दोस्तों, तो यह पकड़ना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अनुच्छेद 13, चलिए अनुच्छेद 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 13 में क्या लिखा गया है। अभी हमने दोस्तों अनुच्छेद 12 में याद किया सिर्फ और सिर्फ राज्य की परिभाषा, बाद में अनुच्छेद 12 को दोस्तों हम डिटेल में करेंगे। अभी राज्य की परिभाषा कहना क्या चाहता था इसको समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 को समझते हैं दोस्तों और याद करते हैं कि अनुच्छेद 13 बोलना क्या चाहता है। ध्यान दीजिएगा, तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है दोस्तों मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार, मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार, मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा, अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले समझते हैं दोस्तों कानून के बारे में। ध्यान दीजिए, कानून अर्थात विधि, इसको दो पैरामीटर में समझना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, भारत का संविधान लागू हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 की स्थिति में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ। अर्थात यदि 26 जनवरी 1950 के पहले जो कानून बने हुए थे उसे भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है तो ऐसे कानून दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए थे। अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले जो भारत में कानून बनाए गए हैं दोस्तों ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जबकि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में कानून बनाए गए हैं ये भारत के संसद के द्वारा बनाए गए। भारत के संसद का मतलब है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कानून को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले कैटेगरी को हम कहेंगे दोस्तों अनुच्छेद, ध्यान दीजिए, पहले कैटेगरी को कहेंगे दोस्तों अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1). पहले कैटेगरी को हमने कहा दोस्तों अनुच्छेद 13(1), जिसके अंतर्गत हम देखेंगे संविधान लागू होने के पूर्व बने कानून, संविधान लागू होने के पूर्व बने कानून, मतलब ऐसे कानून जो भारत का संविधान लागू होने के पूर्व बने थे। अर्थात इनको बनाया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने, इनको बनाया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने। अगर ऐसे कानून भारत के सरकार के द्वारा लिया जाता है दोस्तों तो इसमें, इस कानून में दो बातें होंगी। पहली बात यह है दोस्तों कि इस कानून से भारतीय नागरिक या व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का आंशिक हनन होगा। यदि ब्रिटिश सरकार के कोई भी कानून को भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है और उसमें भारतीय नागरिक या व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का आंशिक हनन हो तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान दीजिए दोस्तों, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उस आंशिक हनन को आंशिक रूप से हटा देता है, पृथक कर देता है। तो इस सिद्धांत को हम कहते हैं दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। ध्यान दीजिए दोस्तों, पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब है इसमें आंशिक, अगर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रिटिश सरकार द्वारा
बनाए गए किसी कानून को भारत सरकार लेती है और उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार का आंशिक हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट इसे दोस्तों इस आंशिक हनन को पृथक्करण के सिद्धांत द्वारा आंशिक रूप से हटा देती है। इसे कहते हैं दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा दोस्तों है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत का मतलब क्या है दोस्तों, समझिएगा। यदि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून से, यदि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून से नागरिकों के मौलिक अधिकार का पूर्णतः हनन होता है दोस्तों, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को आच्छादन के सिद्धांत से दोस्तों पूर्णतः शून्य कर देता है। अगर इसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का पूर्णतः, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्णतः हनन होता है तो इस प्रकार के कानून को भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूर्णतः दोस्तों शून्य कर देता है। जबकि इसमें आंशिक हनन हो तो आंशिक रूप से उसे पृथक करता है दोस्तों, आंशिक रूप से उसे पृथक करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब देखते हैं कानून का दूसरा पैरामीटर, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत लिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 13(2) को। हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 13(2) को, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है दोस्तों संविधान लागू होने के बाद बने कानून, संविधान लागू होने के दोस्तों बाद बने कानून, संविधान लागू होने के बाद बने कानून, बाद बने कानून, संविधान लागू होने के बाद बने कानून। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान लागू होने के बाद बने कानून अर्थात ऐसे कानून को बनाएगी दोस्तों भारत संसद, और संसद का मतलब होता है दोस्तों लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। अर्थात किसी बिल को लाया जाता है दोस्तों तो उसे पहले लोकसभा से पारित करवाया जाता है, उसके बाद राज्यसभा से, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो बिल बन जाता है दोस्तों कानून। तो ध्यान दीजिए, भारत का संविधान लागू हुआ है दोस्तों 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी कानून संसद के द्वारा बनाए गए दोस्तों इसे लिया गया है अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है दोस्तों, संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों पुनर्विलोकन किया जाता है, अर्थात रिव्यू किया जाता है। और इस रिव्यू को हम कहते हैं, पुनर्विलोकन को कहते हैं दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन। अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए, संसद के द्वारा पुनर्विलोकन अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए कानून को, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे पुनर्विलोकित किया जाता है। यदि इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून में, संसद के द्वारा बनाए गए कानून में नागरिकों के या व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का आंशिक हनन हो रहा है दोस्तों, तो उसे पृथक्करण के सिद्धांत के द्वारा आंशिक रूप से हटा देता है। अर्थात यहां पर अप्लाई होता है दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत, यहां अप्लाई होता है दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, यह अप्लाई होता है दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक, देखिए दोस्तों, तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा अनुच्छेद 13। यहां पर मुख्य फोकस है हमारा दोस्तों अनुच्छेद 13 को याद करना, बाकी डिटेलिंग जब और हम करेंगे तो इसको और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। देखो अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 है दोस्तों मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। कानून को दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला अनुच्छेद 13(1) जिसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों संविधान लागू होने के पूर्व बने कानून, अर्थात ऐसे कानून बनाए गए दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यदि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून में मौलिक अधिकार का आंशिक हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को पृथक्करण के सिद्धांत द्वारा आंशिक रूप से उसको हटा देता है, तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में यदि मौलिक अधिकार का पूर्णतः हनन होता है दोस्तों तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को पूर्णतः शून्य कर देता है। अनुच्छेद 13(2) लिखा है दोस्तों संविधान लागू होने के बाद बने कानून। ध्यान दीजिए, संसद के द्वारा यदि बनाए गए कानून में नागरिकों के मौलिक अधिकार का आंशिक हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसे पहले
पुनर्विलोकित करता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। और सर्वोच्च न्यायालय यदि पाता है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून में नागरिकों के मौलिक अधिकार का आंशिक हनन हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय पृथक्करण के सिद्धांत द्वारा ऐसे कानून को आंशिक रूप से हटा देता है, ऐसे कानून में आंशिक रूप से उसमें विलोपित कर देता है। ध्यान दीजिए, तो यहां अप्लाई होता है दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत। देखिएगा, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा आ रही है दोस्तों अनुच्छेद 13(2) में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने अभी 2 आर्टिकल याद किया। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। 12 में लिखा गया है दोस्तों राज्य की परिभाषा, 13 में लिखा गया है दोस्तों मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अब हम देखने जाएंगे दोस्तों भारत के संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। लेकिन दोस्तों इसे प्रारंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं 44वां संविधान संशोधन 1978। और जैसे ही मैं 44वां संविधान संशोधन 1978 थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम चालू करेंगे अनुच्छेद 14। तो देखिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों 44वां संविधान। तो अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। बाद में जब हम दोस्तों संविधान संशोधन एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें पहले संशोधन से लेकर आगे पूरा डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों डायरेक्टली 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसकी कुछ विशेष बातें मैं आपको बताता हूं, बाद में इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन, दिमाग में बैठाइए दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या लिखा गया, ध्यान दीजिए। पहली बात, अनुच्छेद, पहला पकड़ना है दोस्तों अनुच्छेद 19 के बारे में। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 19 के बारे में क्या लिखा गया है, पहला पकड़ना है दोस्तों, युद्ध या बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है दोस्तों। अगर यहां पर आपातकाल की स्थिति लागू होती है दोस्तों, तो इस प्रकार की आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा इसे निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः इसका निलंबन हो जाता है दोस्तों। अर्थात यह स्वतः ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंड हो जाता है। देखिए दूसरे पैरामीटर इसमें लिखी गई है दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह। यदि भारत में सशस्त्र विद्रोह का माहौल बनता है, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता। अगर इस स्थिति में दोस्तों आपातकाल घोषित होता है, तो इस स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है, अर्थात इसे निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिए, तो हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या पढ़ा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लिखा गया है दोस्तों, इसके द्वारा संशोधित हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के बारे में क्या लिखा गया है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है, जबकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 20, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 व 21 के बारे में क्या लिखा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21, समझिएगा, अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 व 21 समझिएगा।
44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात भारत का राष्ट्रपति भी चाहे कि आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित कर दिया जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। यह संशोधित किया गया है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अर्थात किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 निलंबित नहीं किया सकता है। तो यहां पर लिखा गया है दोस्तों, किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को, किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति भी चाहे दोस्तों कि अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल की स्थिति में निलंबित कर दे तो यह पॉसिबल नहीं है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 20 व 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद, इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 359, दिमाग बैठाइए दोस्तों, अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 में लिखा गया है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 व 21 के सिवाय, 20 व 21 के अतिरिक्त, 20 व 21 के अतिरिक्त सभी अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को दोस्तों निलंबित कर सकता है। मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 359 में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त सभी अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, लेकिन 20 व 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद, इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19(1)(f) या 19(1)(च), ध्यान दीजिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) जिसमें लिखा गया है दोस्तों, जिस इन दोनों में लिखा गया है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान में संपत्ति का अधिकार दोस्तों एक कानूनी अधिकार है। इस बात की जानकारी प्राप्त होती है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 300 क। अनुच्छेद 300 क में लिखा गया है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या विधिक अधिकार है, कानूनी या विधिक अधिकार है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या पढ़ा, ध्यान दीजिए 44वें संविधान संशोधन 1978 को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने वो बातें बताई जिससे भाग 3 आगे जाकर समझ में आएगा। ध्यान दीजिए अनुच्छेद 19 में है दोस्तों, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाएगा, जबकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन नहीं होगा। यहां देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 व 21, किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 359 में इसी बात को लिखा गया है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त सभी अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19 एक एक्ट में लिखा है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त देते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 14। आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ा दोस्तों राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में हमने पढ़ा दोस्तों मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद